इस वक्त की बड़ी खबर दमदार 10 में आपको बता दें, यास तूफान से जुड़ी सामने आ रही है। इस वक्त जो अपडेट मिल रही है यास तूफान के कहर की, उसके मुताबिक 4 लोगों की जान जा चुकी है यास तूफान के चलते। आपको बता दें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इस तूफान का कहर लगातार देखने को मिल रहा है पिछले कुछ घंटों से लगातार। और अब उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में नुकसान के साथ साथ लोगों की जिंदगी से जुड़ी खबर आ रही है। यास तूफान के चलते 4 लोगों की मौत हुई है। झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इस तूफान का कहर देखा जा रहा है। तमाम तरीके की तैयारियां की गई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हुआ है। और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस तूफान के चलते 4 लोगों की जान जा चुकी है। लगातार जो तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दीघा, खासकर पूर्वी मिदनापुर और अलग अलग इलाकों से सामने आ रही है, उड़ीसा के बालासोर और आसपास के उस पूरे इलाके से जो तस्वीरें अब तक सामने आती रही हैं, वो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कितना बड़ा कहर इस तूफान के तौर पर सामने आया है। 20 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना पड़ा। कोरोना की दूसरी लहर की त्राहिमाम के बाद अब तीसरी लहर के आने की आशंका जताई जा रही है। तीसरी लहर के कहर से बचने के लिए एक्शन प्लान भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक अमेरिकी हेल्थ एक्सपर्ट ने सनसनीखेज दावा किया है। दावा यह कि भारत में कोरोना का जल्द द एंड हो जाएगा और तीसरी लहर तो आएगी ही नहीं। अमेरिकी हेल्थ एक्सपर्ट ने यह दावा किस आधार पर किया, उनके इस दावे में कितना दम है, आज दमदार 10 में इसी की पड़ताल होगी। 10-15 दिन में ये केसेस इतने कम हो जाएंगे कि हमको लगेगा महामारी खत्म हो गई है। 1 जुलाई तक शायद जा भी सकती है। ये थर्ड वेव टोटली ऑप्शनल है। काफी हद तक लगता है कि अब यहाँ से पीक जो है वो गुजर चुका है। कोरोना की दूसरी लहर के कम होते आंकड़े और तीसरी लहर आने की भविष्यवाणी के बीच एक्सपर्ट की ये बातें सुनकर यकीनन आपकी जान में जान आ गई होगी। आपको याद होगा कि आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों समेत कोरोना पर रिसर्च कर रहे कुछ संस्थानों ने जुलाई तक दूसरी लहर के पूरी तरह खत्म हो जाने और 6 से 8 महीने के भीतर तीसरी लहर के आने की बात कही है। लेकिन अब कुछ मेडिकल एक्सपर्ट ये भी दावा कर रहे हैं कि कोरोना ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है, जल्द इसका द एंड होगा और महामारी की तीसरी लहर भी नहीं आएगी। मेरा ये मानना है कि तीसरी लहर ऑप्शनल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिकी डॉक्टर रवि गोडसे के इन दावों में कितना दम है। आखिर किस वैज्ञानिक आधार पर ये वो दावा कर रहे हैं? ऐसे तमाम सवाल की हम आज पड़ताल करेंगे और इस पड़ताल में सबसे पहले आपको दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दिया गया बयान सुनवाते हैं। तय है कि कुछ हद तक एक और वेव आएगी, लेकिन अगर हम उस वेव को रोकना चाहें तो वो हम सबके हाथ में है। और जो हमने लेसन सीखे हैं, जो हमने सीखा है पहली और दूसरी वेव से, अगर हम उस सीख को आगे लेके जाएं और हम भीड़ ना बनने दें, मास्क रेगुलरली लगाएं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शंस रखें जहां पे केसेस बढ़ रहे हैं, तो हम अगली वाली वेव को ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे, उसको शुरू में ही रोक पाएंगे। और जो तीसरी लहर होगी उसको हम ज़्यादा आगे इतना ज़्यादा लोड नहीं होने देंगे। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी कह रहे हैं कि पहली और दूसरी लहर से मिले सबक के हिसाब से तैयारी की जाए तो तीसरी लहर के असर को कम किया जा सकता है। लेकिन अमेरिकी हेल्थ एक्सपर्ट्स डॉक्टर रवि गोडसे ने तीसरी लहर को किस आधार पर खारिज किया, तो आइए वो बता देते हैं। डॉक्टर रवि गोडसे का कहना है कि पहली और दूसरी लहर में इतने ज्यादा लोग संक्रमित हो गए कि कोरोना वायरस के लिए होस्ट ही नहीं बचेगा और दूसरी वैक्सीन की रफ्तार बढ़ने से देश हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहा है। 2020 में जो लोग को पहली लहर में कोरोना हुआ था, जो कोरोना से संक्रमित हुए थे, वो लोग ये दूसरी लहर में गंभीर तरह से सीरियसली सिक नहीं हो रहे। अगर वो होते तो न्यूज पे हम लोग कोहराम मचा देते। इसका मतलब ये है कि नैसर्गिक रूप से आपको जो प्रतिकार शक्ति प्रदान होती है वो म्यूटेशन के खिलाफ चलती है, 1 साल से ज्यादा चलती है, अच्छी चलती है। इंडिया का मॉर्टेलिटी रेट है वो सारे जहां से अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तीसरी लहर न आने या उसके कमजोर होने की संभावना इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में एक बड़ा दावा किया है। सरकारी दावों के उलट न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि हिंदुस्तान में अब तक 70 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। दरअसल भारत में कोरोना की दूसरी लहर के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में 3 संभावित अनुमान लगाए।
पहला, हर संभव कटौती के बाद संभावित संक्रमितों की संख्या 40 से 42 करोड़ है, जबकि संभावित मौत का आंकड़ा 6 लाख है। दूसरे अनुमान में अखबार का दावा है कि दूसरी लहर में अगर 1 से अधिक संभावितों की स्थिति भी ले लें तो संभावित संक्रमितों का आंकड़ा 53.9 करोड़ होगा, जबकि मौत का आंकड़ा 16 लाख होगा। तीसरी, वहीं सबसे खराब स्थिति में संभावित संक्रमितों का आंकड़ा 70.07 करोड़ बताया गया और मौतों का आंकड़ा 42 लाख होने का अनुमान लगाया गया। हालांकि ये तीनों ही स्थिति सरकार की तरफ से दिए गए आंकड़े से कहीं ज्यादा है, क्योंकि सरकार के मुताबिक दूसरी लहर के पीक तक भारत में महज 2% आबादी ही कोरोना से संक्रमित पाई गई। और जहां तक संक्रमण के जरिए हर्ड इम्यूनिटी के हासिल करने की बात है, तो दिल्ली में जनवरी में हुए 5वें सीरो सर्वे में 56% लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई। तब उम्मीद ये की गई कि राजधानी में संक्रमण काबू में रहेगा, लेकिन दूसरी लहर में ऐसा नहीं हुआ। मेडिकल एक्सपर्ट का कहना है कि वायरस में हुए बदलाव और नए स्ट्रेन के कारण मामले फिर से बढ़े। यूपी के वाराणसी में पहली लहर में संक्रमित 93% लोगों में एंटीबॉडी 5 महीने में ही खत्म हो गई। इस वजह से ऐसे लोग कोरोना की दूसरी लहर में चपेट में आ गए। ऐसे में मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक सिर्फ संक्रमण से आई हर्ड इम्यूनिटी के भरोसे ही नहीं रहा जा सकता, क्योंकि वायरस खुद में बदलाव कर रहा है, यानी म्यूटेट हो रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि जुलाई से अगस्त तक दूसरी लहर विदा हो जाएगी और तीसरी लहर अगर आई तो अक्टूबर में दस्तक देती नजर आ सकती है। तो जाते जाते और आते आते के बीच हमारे पास 90 से 120 दिन की तैयारी के लिए बचते हैं। इस दौरान देश में 60 से 70% जनता को टीका लगाना सबसे जरूरी होगा। ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर और जरूरी दवाइयों का स्टॉक करना और सप्लाई का इंतजाम करना जरूरी होगा। मेरा ये अनुमान है कि अगर तीसरी लहर के लिए 2-3 चीजें हम कर पाए तो तीसरी लहर से कोई ज्यादा हमें असर नहीं पड़ेगा। पहली चीज ये है कि हम पहली और दूसरी लहर में जो हमने सबक सीखा है उसके हिसाब से हम रिस्ट्रिक्शंस रखें। उन क्षेत्र में जहाँ केसेस ज़्यादा हैं, चाहे वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करें, फंक्शंस की बात करें, भीड़ ना इकट्ठे होने दें, मास्क पे फाइन लगाएं, इस टाइप के अगर हम रिस्ट्रिक्शन लागू रखेंगे तो केसेस नहीं बढ़ेंगे। और दूसरा, वैक्सीनेशन को जितना हम जोर दे पाएँ उससे भी आगे हमें फ़ायदा होगा। तो अगर वैक्सीनेशन भी ज़्यादा हो जाती है और ये रिस्ट्रिक्शन भी हम कर पाते हैं तो तीसरी लहर जो है हम पे ज़्यादा असर नहीं करेगी। कोरोना की तीसरी लहर मौजूदा लहर से खतरनाक होगी या नहीं, फिलहाल इस बारे में कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। वैसे हमारे पास कोरोना की वैक्सीन है। अगर सही रणनीति के साथ तेजी से वैक्सीनेशन में हम कामयाब रहे तो वैक्सीनेशन से हासिल हर्ड इम्यूनिटी से तीसरी लहर का मुकाबला करने में शायद ज्यादा दिक्कत न हो। वैसे 1918 से 20 के बीच में आए स्पेनिश फ्लू की तीसरी लहर दूसरी से कम खतरनाक लेकिन पहली से ज्यादा खतरनाक थी। हालांकि स्पेनिश फ्लू और कोरोना महामारी की इस तरह तुलना नहीं की जा सकती। बीते दिनों में वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन के कोरोना की तीसरी लहर आने की वजह बताई थी। उन्होंने बताया था, कोरोना वायरस अपना रूप बदलता रहता है। जब वैक्सीनेशन बढ़ेगा तब वायरस लोगों की संक्रमित करने का नया तरीका ढूंढेगा। उसके नए वेरिएंट बन सकते हैं जो इम्यूनिटी को गच्चा देने में सक्षम हो सकते हैं। दूसरी लहर के दौरान हम ऐसा देख चुके हैं। जिन लोगों में शरीर में संक्रमण से ठीक होने के बाद कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बने या फिर वैक्सीन लेने के बाद इम्यूनिटी डेवलप हुई, उन लोगों को भी वायरस संक्रमित कर रहा है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ये भी कह चुके हैं कि दूसरी लहर के शांत पड़ने के 5-6 महीने बाद कोविड की तीसरी लहर आ सकती है और इसकी झलक गांवों में देखी जा सकती है। जहां कोरोना अभी तेजी से फैल रहा है, ऐसे में युद्ध स्तर पर तैयारियों को अंजाम देकर ही कोरोना की तीसरी लहर से बचा जा सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या भारत में ऐसी तैयारियां चल रही हैं? कोरोना को मात देने में वैक्सीनेशन को कारगर हथियार माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन में हर्ड इम्यूनिटी हासिल की जा सकती है। भारत में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी और अभी लंबी दौड़ बाकी है। एक्सपर्ट की माने तो कोरोना पर काबू पाने के लिए 70% आबादी को 1 साल के भीतर ही दोनों वैक्सीन की डोज देनी होगी। भारत की 135 करोड़ की आबादी हर्ड इम्यूनिटी के लिए 94.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना होगा। इतने लोगों के लिए वैक्सीन की 189 करोड़ डोज की जरूरत होगी। देश में अभी तक 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। ये संख्या पहली और दूसरी डोज दोनों मिलाकर है। देश में हर रोज करीब 15 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, यानी हर महीने औसतन 4.5 करोड़ डोज। अभी के आंकड़ों को देखें तो भारत में 1 साल में 54 करोड़ डोज लगाई जा सकती है। ऐसे में 189 करोड़ डोज के लिए 3.5 साल का वक्त लग जाएगा। इस बीच कई राज्यों को वैक्सीन की किल्लत से भी जूझना पड़ रहा है।
ऐसे में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का दावा है कि जून के आखिर तक या जुलाई तक जहां वैक्सीन की कमी दूर हो जाएगी, वहीं दिसंबर तक देश में ज्यादातर लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुकेगा। तो वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो आस्ता आस्ता स्पीड पकड़ेगा, क्योंकि जो भारत में वैक्सीन बन रही हैं, चाहे हम कोवैक्सीन की बात करें या कोविशील्ड की बात करें, उम्मीद यही की जाती है कि जो उनके नए प्लांट्स हैं वो जुलाई तक तैयार हो जाएंगे और वैक्सीन के डोजेज जो हैं जुलाई में बहुत अच्छी मात्रा में आने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, स्पुतनिक जो वैक्सीन है जो कई अब भारत की कंपनियां बनाने लग गई हैं, उनके भी डोजेज जो हैं वो जून के एंड या जुलाई तक हमारे पास आ जाएंगे। और ये भी देखा जा रहा है कि उम्मीद की जा रही है कि बाहर वाली जो वैक्सीन्स हैं वो भी शायद आना शुरू हो जाएं। उनके जो कुछ कंडीशंस हैं वो अप्रूवल हो जाएगा उसका, उनको रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल अगर मिल जाएगा तो वो भी आ पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि हम जुलाई तक जो है हमारी वैक्सीन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे और अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ने के साथ ही हर्ड इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। ऐसे में मेडिकल एक्सपर्ट का कहना है कि तीसरी लहर आती है तो बेदम साबित होगी, और अगर तीसरी लहर नहीं आई तो इस बहाने देश के हेल्थ सेक्टर की सेहत काफी हद तक सुधर जाएगी। यानी दोनों ही सूरत में हमारे पास पाने के लिए बहुत कुछ होगा, होने के लिए कुछ नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना काल में आई दूसरी वेव ने देश को पूरी तरह हिला कर रख दिया। लोग एम्बुलेंस से लेकर अस्पतालों में बेड्स की तलाश में दर-दर भटकते दिखे। इस दौर में तो कोरोना वॉरियर्स के तौर पर अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज ने इन सबको काफी सराहा गया, लेकिन मरीजों को लाने वाली एम्बुलेंस के स्टाफ का संघर्ष भी कुछ कम नहीं था। आइए आपको दिखाते हैं कैसे कोरोना मरीजों के लिए किसी भगवान की तरह साबित हुए एम्बुलेंस कर्मी। जाने हमने बचाई हैं, जितना हमने संघर्ष किया हमें पता है। घर में सर वही है, जाते थे तो डर लगता था कि कहीं घर वाले ना हो जाए पॉजिटिव। से में जब उनका खुद का बेटा ही वहाँ पे नहीं आया तो सच में इंसानियत मरी चुकी है। जब रह रहकर टूट रही थी सांसों की डोर, जब वक्त मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा था, जब जिंदगी बचाने के लिए हर पल कीमती था, तब वो देवदूत बनकर आए कोरोना के संक्रमण की चिंता से बेफिक्र, क्योंकि सिर्फ गाड़ी ही नहीं, मरीजों की जिंदगी का स्टीयरिंग उनके हाथों में था। कोविड काल में संक्रमण के डर से रिश्तों को दम तोड़ते देखा, लेकिन उस हालत में भी एम्बुलेंस कर्मी मरीजों और तीमारदारों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। बताने लायक भी नहीं बता सकते हम आपको कि हमारे साथ क्या बीती हुई है। हम अपने परिवार में जाते हैं, हमारा परिवार भी दूर रहता है कि कभी इसको कुछ हो गया तो हमारे भी हो जाएगा। तो कई बार तो सर मैं हफ्ता घर अपने जाता भी नहीं था। आज हम आपको दिल्ली, जयपुर, भोपाल, आगरा समेत कई बड़े शहरों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे और देवदूत बने एम्बुलेंस चालकों की जुबानी सुनवाएंगे कि उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उन्होंने कैसे अपने फर्ज को अंजाम दिया। ये है दिल्ली के सुल्तानपुर में रहने वाले नीरज। 4 साल से एम्बुलेंस चलाने वाले नीरज से सुनिए कोरोना काल में कैसे समाज ने उनसे दूरी बना ली। बहुत बुरा समय था सर ये। इस टाइम पे पब्लिक भी परेशान थी, हम भी परेशान थे। किसी का सपोर्ट नहीं मिलता था पब्लिक में से। किसी पेशेंट को उठाना है, कोई लावारिस है जैसे कि जिसको कोरोना है, बिल्कुल सर लगने लगा। तो माता जी को टाइफाइड था, मेरी को फादर है नहीं, तो घर से भी प्रेशर तब बोल रहे थे कि भाई खुद भी पॉजिटिव होगा हमें भी करेगा। लेकिन सर इस मुश्किल के दौर में तो हेल्प करनी तो बनती थी। महामारी के इस दौर में उन्होंने लोगों के साथ ही रिश्तों को भी दम तोड़ते देखा। यहाँ सेक्टर 9 का है सर एक रोहिणी का, तो उस लड़की की जो पहले माता जी थी वो एक्सपायर होगी और उसके 13-14 दिन बाद उसके फादर एक्सपायर हो गए। तो हमें जो कॉल आई थी उसके फादर के लिए आई थी। उसके फादर जैसे कोरोना पॉजिटिव थे। उस लड़की की उम्र महज 16 साल थी। वो लड़की के फादर एक्सपायर हुए तो वो बेचारी रो रही थी, कह रही थी कि पहले तो पापा ने कर लिया, अब कोई रिलेटिव आने को तैयार है ही नहीं। कोरोना से डर रहे थे सबको, या कि ये सोचता कि भाई हम भी पॉजिटिव ना हो जाए कहीं। कुछ तो हेल्प करनी थी। फिर सोसाइटी के इंचार्ज को बुलाया, PCR वाले आए हुए थे 100 नंबर वाले, उनसे बोला तो उन्होंने फिर हेल्प करके सर कुछ अरेंज किया उनका। फिर कोरोना वॉरियर अनु का अनुभव भी सुनिए, जिन्होंने इंसानियत को मरते देख नौकरी छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन फर्ज के हाथों वो मजबूर हो गई। सर एक सेक्टर 13 का इंसिडेंट था। सेक्टर 13 में एक बूढ़े अंकल जी थे जो कि कोविड से रिकवर हो चुके थे और उनके बेटे जो सेक्टर 24 में रहते थे उन लोगों ने भी आने से मना कर दिया और उनको वीकनेस थी। उनकी वाइफ ने उन्हें बेड से गिरा दिया। उन्होंने कैट्स एम्बुलेंस को फ़ोन किया
तो उस टाइम तक मैंने उनके नेबर से उनके बेटे का नंबर लेके उन्हें फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि ये कोविड था इन्हें 1 महीने पहले। उनके नेबर्स ने हेल्प करने से मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे उनके घर पे। जैसे तैसे मैंने और मेरे पायलट ने उनको उनके बेड पे वापस उनके बेड पे उनको लिटाया, पानी पिलाया और उनकी मेडिसिन उन्हें बताई कि ऐसे ऐसे खानी है। ख़राब माहौल, ऐसे में जब उनका खुद का बेटा ही वहाँ पे नहीं आया तो सच में इंसानियत मरी चुकी है। कोरोना काल में इस तरह की कई कहानियां आपने सुनाई होंगी। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर ने शहर ऐसी तबाही मचाई कि रात हो या दिन अस्पताल एम्बुलेंस का सिलसिला एक पल के लिए भी नहीं थमा। एम्बुलेंस का सायरन लॉकडाउन के सन्नाटे को तोड़ता नजर आया। कोविड के कोहराम ने ऐसा दौर दिखाया जैसा लोगों ने कभी नहीं देखा। अपनों को खोया, तमाम लोग हॉस्पिटल तो आए लेकिन अपनों को वापस नहीं ले जा पाए। इस समय आप सबसे अधिक आवाज़ें सुनते होंगे एम्बुलेंस की, गलियों में, गाँव में, ढाड़ियों में। हर एम्बुलेंस के साथ एक उम्मीद आती है। टूटती सांसों की डोर के साथ एक आशा की डोर भी आती है और एम्बुलेंस का समय पर पहुंचना कई बार तय करता है कि आपकी ज़िंदगी की डोर टूटेगी या बचेगी। आज हम आपको तमाम ऐसे एम्बुलेंस चालकों से बात करेंगे, उनके अनुभव जानेंगे। इस कोविड काल में उन्होंने क्या क्या देखा है, किस तरह एक एक मिनट की कीमत इन्होंने लोगों की ज़िंदगी बचा कर दी है। और आप सच मानिए, इन्होंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, घर गए हुए महीनों हो गए कई चालकों को। उन दिनों अस्पताल के बाहर सिर्फ एम्बुलेंस नजर आती थी। ये है आयुष जैन जो महीनों तक घर नहीं जा पाए। मेरे इन 6 सालों के करियर में मैंने पहली बार ये सिचुएशन देखी है कि हमारे चालकों को 2-2, 3-3 महीने तक घर जाना नहीं हुआ। और ऐसी विकराल स्थिति पहली बार हुई है कि हॉस्पिटलों में कोई जगह नहीं मिली पेशेंटों को एडमिट कराने के लिए। कई जगह तो एम्बुलेंस चालक भगवान बनकर पहुंचे और वक्त पर मरीजों को अस्पताल पहुंचाकर अपना फर्ज निभाया। बात कर लेते हैं हम। अभी एम्बुलेंस हमारे आगे आकर रुकी है और कोई बड़ी बात नहीं कि हम जिस दौरान चालक से बात कर रहे होंगे उस समय शायद कोई कॉल आ जाए और उनको भागना पड़े। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल, ऐसे ही ड्यूटी जाती है लगभग अधिकतर घंटे गाड़ी में बैठे बैठे, पता नहीं कब कॉल हो जाए, जाना पड़े? पता ही नहीं रहता, कई बार खाने खाते टाइम ही कॉल आ जाता है तो बीच में छोड़ के जाना पड़ता है। ये वहाँ का आया था मालवीय नगर का, 7 सेक्टर का केस आया था एक 7-8 दिन पहले। उसमें हुआ था, वो लड़का था 34 साल का लड़का था, उसको लेके आया था यहाँ RUHS। वो था सीरियस कंडीशन में, घर वाले रो रहे थे उनके। पिछले 1.5 महीने से लगातार 15 दिन में 1 दिन घर जाना होता है। उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ समय बिता पाओ। कब फोन आ जाए और कब आपको भागना पड़े। अब जयपुर के एम्बुलेंस कर्मी गणेश का अनुभव भी साझा कीजिए, जिन्होंने कई बार मरीजों के साथ ही उनके परिजनों को भी संभाला। पेशेंट को हम लेने के लिए जाते हैं, उनके घर पे जाते हैं, उनके अटेंडर्स अपने पेशेंट्स को भी हाथ नहीं लगाना पसंद करते कि ये कोविड पॉजिटिव है, आप खुद आइए, आपने किट पहन रखा है, आपने पूरी प्रिकॉशंस पूरे ले रखे हैं, किट वगैरह लगा रखे हैं, मास्क लगा रखे हैं, आप ही इनको अंदर शिफ्ट करवाइए। देन उनके बाद उनको एडमिट भी हम ही करवा के जाते हैं। ये वो फ्रंटलाइन वॉरियर हैं जिनके पीछे परिवार, जिन्हें हर वक्त संक्रमण का डर था, लेकिन उनके सामने मरीजों को जल्दी और सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने की चुनौती थी, जिसे इन्होंने कोरोना काल में भी पूरी जिम्मेदारी से निभाया। जो पेशेंट है 80% सिचुएशन डाउन वाले प्लस ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वाले पेशेंट आ रहे हैं। इसके अंदर कई पेशेंट ऐसे आए जिनके साथ में घर वाले भी नहीं। वो पेशेंट इस तरीके से हमारे पास कॉल आने के बाद घर वाले दूर रहते थे, उस पेशेंटों को हम खुद जाते थे और हम उनका क्योर करते थे। पेशेंटों को रिसीव करते थे, साथ में हमारे चालक रहता है, हम रहते हैं, पेशेंट को रिसीव करते थे। जहाँ पे घर वाले दूर रहते थे उस पेशेंट की हम केयर करके हॉस्पिटल ड्रॉप करते थे। उस कंडीशन में हम खुद पॉजिटिव हुआ, उसके बाद ही बराबर काम करता रहा। कोरोना काल में एम्बुलेंस कर्मी अस्पताल से लेकर शमशान तक किसी योद्धा की तरह डटे रहे। भोपाल जेपी अस्पताल के इस एम्बुलेंस चालक से मिलिए और सुनिए हालात कितने भयावह थे। भाई साहब, मैं 108 एम्बुलेंस में 14 साल से हूँ। 14 साल में ये सी विकट स्थिति कभी नहीं आई।
कि अपन को दिन भर में 5 इवेंट मिल रहा है और 5 में से एक भी पेशेंट हमें जीवित नहीं मिला। या तो घर में ही डेथ हो गई, एम्बुलेंस में भी हो गई, या फिर शिफ्टिंग में हो गई, हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पा रहा पेशेंट। ऐसे कई कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने न संक्रमण की परवाह की न वक्त की। मरीजों की सेवा को ही उन्होंने सबसे बड़ी इबादत समझा। उन्हीं में से एक हैं आगरा के साहिल। एसएन मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस चलाने वाले साहिल के मुताबिक उन्होंने दर्द को बेहद करीब से देखा। दिनों रात चलते हैं, मरीज की कभी कंडीशन ज़्यादा ख़राब भी होती है तो जल्दी पहुंचाना पड़ता है, मतलब गाड़ी स्पीड से ही भगाना पड़ती है। कभी कभी दिल्ली जयपुर पेशेंट की क्रिटिकल हालत बहुत हो जाती है तो हाथ भी लगाना पड़ता है पेशेंट को। संग में वाले पॉजिटिव पेशेंट है, इससे मतलब नहीं है कि पेशेंट को हाथ नहीं लगाएं, मगर ड्यूटी हमारी पूरी होती है, हाथ भी लगाना है, ऊपर भी छोड़ के आना है। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना की दूसरी लहर में एम्बुलेंस कर्मियों पर बहुत प्रेशर रहा। पेशेंट को अस्पताल में भर्ती कराने से लेकर शवों के अंतिम संस्कार तक एम्बुलेंस लगातार व्यस्त रही। ड्राइवरों को 20-20 घंटे लगातार ड्यूटी करनी पड़ी। हमारा सब ड्यूटी का अभी सब कोई टाइम नहीं है, हमारे स्टाफ का और हमारा कोई टाइम नहीं है सब। ठीक, हम लोग सुबह ठीक कभी कभी हम 7 बजे कभी 8 बजे आते हैं सब, और सब जाने का कोई टाइम नहीं है सब। कई बार बेड न मिलने के कारण मरीज घंटों एम्बुलेंस में इंतजार करते रहे और दम भी तोड़ते रहे। ऐसे में कई बार एम्बुलेंस चालकों पर ओवर चार्ज करने के आरोप भी लगे। जी बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्राइवेट एम्बुलेंस वालों ने बहुत ही अति मचा रखी थी। अगर कोई डेड बॉडी हरिद्वार ले जानी हो जाए तो पहले यही इसी डेड बॉडी को हरिद्वार का किराया मात्र 1800-2000 रुपये तक था। लेकिन इस स्थिति को देखते हुए, एम्बुलेंस की कमी को देखते हुए, इन्होंने प्राइवेट वालों ने कम से कम 5000 रुपये तक का किराया लिया है। राजस्थान के कोटा से आई इस तस्वीर को देखिए। यहाँ कोरोना मरीजों की मौत के बाद जब एम्बुलेंस के ड्राइवर ने शव को झालावाड़ ले जाने के लिए 35,000 रुपए की मांग की तो परिजनों को शव मजबूरी में कार की सीट बेल्ट से बांधकर ले जाना पड़ा। क्या प्रशासन वहाँ से डेथ बॉडी भी हम लोग वहाँ से लेकर आए, वार्ड बॉय नजर नहीं आ रहा। सुबह सब परेशान हो रहे, कोई सुन नहीं रहा। सुबह 12 बजे जब घबरा रही थी डॉक्टर को बुलाने के तो बोला डॉक्टर साहब तो लेट आएंगे। वो आया भी थोड़ी देर बाद आइएगा। एम्बुलेंस वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है एम्बुलेंस की, हमारी पर्सनल गाड़ी में लेके जा रहे हैं। कोरोना काल में जब एम्बुलेंस कर्मी अपना फर्ज निभाते नजर आए तो वहीं इस तरह की कई घटनाएं भी सामने आई, जिसमें कुछ एम्बुलेंस वाले कोरोना पीड़ितों को ले जाने या फिर शव ले जाने के लिए हजारों यहां तक कि लाखों की मुंहमांगी रकम मांगते नजर आए। कुछ पर प्रशासन ने कार्रवाई भी की, लेकिन यह भी सच है कि कोरोना काल में जब लोगों के बीच दिलों की दूरियां बढ़ गई, अपनों ने अपनों का ही साथ छोड़ दिया, महामारी रिश्तों पर भारी पड़ने लगी, तब मदद की एक पुकार से ये एम्बुलेंस कर्मी अपने और अपने परिवार की परवाह न करते हुए दिन रात 24 घंटे मानवता की सेवा में लगे रहे, अपने फर्ज को निडर होकर अंजाम देते रहे। टीम न्यूज़ नेशन। सिद्धार्थनगर जिले में चल रहे कोविड वैक्सीनेशन के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। कुछ लोगों को पहली डोज कोविशील्ड की और दूसरी डोज कोवैक्सीन की लगा दी गई। मामला सामने आने के बाद इलाके के वैक्सीन लगवा चुके लोग डरे हुए हैं। पहले लगी थी कोविशील्ड और दोबारा लगाया गया है कोवैक्सीन। सुनिए और गौर से सुनिए इस महालापरवाही को। बुजुर्ग का सरेआम आरोप है कि पहले कोविशील्ड का टीका दिया गया और फिर दूसरी डोज कोवैक्सीन की लगी। तो जब आप वहाँ गए वैक्सीन लगवाने के लिए तो उन लोगों ने देखा नहीं कि आपको पहले क्या लगा था? कुछ नहीं देखा होगा, बिल्कुल कतई नहीं उन लोगों ने देखा। आशा दूसरे जगह खड़ी हुई थी और वो तो अपना बैठी हुई थी, संभाल करके बैठी हुई थी। कमलावती नाम था, क्या नाम था उसका? तो इन लोगों ने मतलब दूसरी वैक्सीन आपको लगा दी? हाँ, दूसरी वैक्सीन, उसके जगह पर कोविशील्ड की जगह पर कोवैक्सीन लगा दिया। मामला उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर का है। स्वास्थ्य कर्मियों की इस लापरवाही से पूरे इलाके में खौफ है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मामले को ट्वीट कर उठाया है और योगी सरकार पर आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट पर लिखा है, कई लोगों को 2 डोज में अलग अलग टीके दिए गए, लिहाजा प्रभावित लोगों को निगरानी में रखा जाए। न्यूज़ नेशन की टीम ने इस आरोप के मद्देनजर सिद्धार्थनगर के सीएमओ से संपर्क किया तो उन्होंने चूक की बात कबूल की। ये चूक तो है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कोई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि कॉकटेल लगे, जिसको जो पहला डोज लगना उसी को दूसरा डोज लगना। ये चूक तो है, जिसके लिए हमने इंक्वायरी ऑर्डर की थी और हमारे चिकित्सक
वरिष्ठ चिकित्सक लोग जाकर उनको इंक्वायरी की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उस रिपोर्ट के आधार पे जिन जिन दोषी लोगों को मैंने उनको स्पष्टीकरण उनसे मांगे हैं। कोरोना टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें साफ बताया गया है कि कोरोना की पहली डोज के बाद लाभार्थियों को उसी वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जाए, लेकिन सिद्धार्थनगर में जो कुछ हुआ वो महा लापरवाही है। लिहाजा ऐसे मामलों पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो नजीर बन सके और फिर ऐसी गलती न दोहराई जाए। टीम न्यूज़ नेशन। इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।